अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असद चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है और तमाम इस वक्त जो यूरोप की कम्युनिटी है उसके लिए एक बड़ी अच्छी खबर हमने कुछ दिन पहले ही ब्रेक की है और उसी पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो डेवलपमेंट हुई है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से उसका क्या असरात होंगे जो ओवरसीज कम्युनिटी मौजूद है, रिहाइश पजीर है। इटली में जो ओवरसीज कम्युनिटी मौजूद है, स्पेन में जो इस वक्त ओवरसीज कम्युनिटी मौजूद है, जर्मनी में या दीगर तमाम ममालिक में। छोटी सी एक आपको तारीफी चीज बता देता हूँ कि जो अपोस्टिल है जिसको कहा जाता है, हेग कन्वेंशन 1961 से तकरीबन 122 ममालिक में इसके सिग्नेटरी हैं, जहाँ पे आप कोई एक डॉक्यूमेंट किसी एक भी मुल्क का जो है वो उसके ऊपर इसकी जो स्टैंप लग जाए तो वो पूरी दुनिया में वैलिड हो जाता है। उसमें आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपका कोई पुलिस सर्टिफिकेट हो, आपका कोई मैरिज सर्टिफिकेट हो, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हो, इसके साथ साथ आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई हो, आपका कोई मकान का बेचने खरीदने का हो, किसी भी नोटरी का कोई हो, यानी और लॉ का हो, किसी वकील का हो, किसी कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जिसकी ऑथेंटिसिटी का कोई मसला हो, तो ये जो 122 ममालिक जिन्होंने ये साइन किया हुआ है उसके ऊपर अगर ये मोहर हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो इस कानून के सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनके लिए लाजमी है कि वो इसको एक्सेप्ट करती हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपका जर्नी में अगर कोई बच्चा पैदा होता है और आप यूके में हैं, तो आप जर्मनी से वो बर्थ सर्टिफिकेट लें और उसके ऊपर ये मोहर लगवाएं और यूके में ले आए, तो यूके वालों को मानना पड़ेगा। ना सिर्फ यूके बल्कि अमेरिका चले जाएं, अमेरिका भी सिग्नेटरी है इसमें। आपने मकान खरीदना है स्पेन में और आपके रिश्तेदार हैं बैठे हुए यूएसए में, और वो आप उसको कहते हैं कि वो नोटरी को अगर बुलाएगा अगर वहां पे स्पेन में, तो वो बेचारा टिकट खरीदेगा, वहां से वो सारी वो लेगा और उसको आना पड़ेगा स्पेन, अपने किसी रिश्तेदार के पास आके बैठेगा, तो वो उसका 5,000 जो डॉलर है वो तो खाली खर्चा हो जाएगा उसका आने जाने का। लेकिन अगर वो उसको अपना अथॉरिटी लेटर वहां पे यूएसए में भेजता है, तो वहां बैठा हुआ कोई भी नोटरी उसको स्टैंप करेगा, उसके पीछे पोस्टल की मोहर लगाएगा और वो पहुंच जाएगा इधर स्पेन में और आप जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये बहुत पुराना आइडिया है, बहुत से ममालिक इसको बहुत देर से साइन किए हुए हैं। 2005 से इंडिया इसको साइन कर चुका है। 3-4 साल पहले मोरक्कस ने इसको साइन किया है। श्रीलंका जो है वो इसको साइन कर चुका हुआ है। बहुत से ममालिक के जो शहरी थे उनको मसला नहीं था। इटली का मेरा ज़ाती तजर्बा है तो मैं इसलिए इटली पर बात करूंगा कि वहां पे लोगों को लाखों का इसके ऊपर बिजनेस हो रहा था और हमने ये कोशिश की। हमने आज जरूरी समझा आप सबके हर दिल अजीज वेलफेयर अताशी हमारे साथ मौजूद हैं जो मिलान में रहे हैं। मोहम्मद इजाजुल हक साहब, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मुझे याद है जब मैं इनके साथ काम कर रहा था, जब ये आइडिया मैंने दिया तो मेरी मौजूदगी में बैठ के उन्होंने मेरे सामने कहा कि यार मैंने दफ्तरी काम तो कर दिया हुआ है, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम ये ना समझो कि खाली ये हुआ है, मैं तुम्हारे सामने फोन करता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। तो वेलकम। सबसे पहले मोहम्मद इजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान से इतनी रात को इतनी लेट हमारे लिए टाइम निकाला, लेकिन जरूरी था कि हम ये जानने की कोशिश करते कि ये सारा सिलसिला क्या हुआ है। आपके पास जाने से पहले मैं वेलकम कर लूँ मियां आफ्ताब साहब को। इटली से ज्वाइन किया है, पीटीआई की गवर्नमेंट के रहनुमा रहे हैं ये पिछले, बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन पीटीआई के साथ इनका हमारा वो नहीं लिंक नहीं, इसका एज ए साफी हमारे साथ लिंक है क्योंकि ये बहुत कोशिश करते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर डार साहब, स्पेन से हैं, बहुत ज्यादा ओवरसीज के हवाले से ये वहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़ी मदद कर रहे हैं, सर्विसेज फराम कर रहे हैं। जुबैर खान एडवोकेट हैं, वकील हैं, जर्मनी में बहुत अच्छे तरीके से इमिग्रेंट्स की मदद कर रहे हैं, उनको कवानीन बताते हैं और इस हवाले से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी में रहने वाले लोग इससे कैसे फायदा उठा सकेंगे। और मैं यहाँ पे एजाज प्यारा साहब को अगर उनका ये तारफ ना करवाऊं कि जितनी भी स्ट्रगल थी अगर हमने उसको एज ए मीडिया के तौर पर खाली इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनका जो फोरम है ओवरसीज अलायंस फोरम, उसके पास हमारे पास तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद है कि जिस तरह उन्होंने वफाकी मोहसिब के ऊपर इस पर जोर डाला, जिस तरह उन्होंने बाद में जो शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जोर डाला, जिस तरह इसको एम्बेसडर्स के सामने पेश रखते रहे, तो ये हर तो मैं समझता हूँ जिसने फेसबुक पर बैठकर सोशल मीडिया पर एक लाइन भी लिखी उसका भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो भी उतना ही उसका
जो है वो बेनिफिशियरी तो है ही, लेकिन उसका दूसरी जान मैं ये कह सकता हूँ कि उसका ये पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी पर ओवरसीज जहाँ जहाँ दुनिया में मौजूद है 122 ममालिक में उन पर एक एहसान रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप सबकी इजाजत से मैं जाऊंगा मोहम्मद इजाजुल हक साहब से। सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच महमूद साहब। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब मैं 2007 में मैंने मिलान कौंसलर में ज्वाइन किया और मैंने 2-3 महीने में जब कम्युनिटी से मैंने इंटरेक्ट किया और फिर मैंने ये सबसे पहले चीज़ ऑब्ज़र्व की कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे बड़ा जो इशू ये है कि वो अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो इटली में लेके आते हैं। वो पहले हमारे फॉरेन ऑफिस में जाते हैं, फिर उसके बाद वो इटालियन एम्बेसी से उनको वेट करवाते हैं और उनकी लीगलाइजेशन का प्रोसेस इतना कम्बरसम है और उसके बाद फिर वो मिलान कॉन्सुलेट और रोम एम्बेसी में आते हैं। तो इसमें इनके सैकड़ों और हज़ारों यूरो भी खर्च होते हैं और कई माह लग जाते थे। और फिर एक दिन मेरी जब आपसे नई मुलाकात हुई तो आपने ये आइडिया दिया और उसके ऊपर मैंने रिसर्च भी किया। मुझे ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लगा और मैंने उसी वक्त फ़ॉरेन ऑफिस में बात की और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी में बात की और एम्बेसडर जो उस वक्त थे उनसे भी बात की। तो मैडम तस्नीम असलम ने और तारिक मीर साहब ने उस वक्त इस आइडिया को बड़ा अप्रीशिएट किया और हमने उसी वक्त मैं 2007 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया और हमने मेरा ख्याल है ये नवंबर या दिसंबर में इस इशू को टेकअप कर लिया था। बड़ी हमारी लंबी कॉरस्पॉन्डेंस हुई और फॉरेन ऑफिस में हमने ये लेटर्स लिखे और तमाम कम्युनिटीज़ के जो ग्रीवेंसेस है वो हमने पेश किए और फिर ये इशू टेकअप वहाँ उस वक्त 2007-8 में हो गया। फिर उन्होंने ये ड्राफ्ट जो था वो लॉ डिवीज़न में भेज दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ चलता रहा और मैं 3-3.5 साल वहाँ रहा हूँ और मैंने उस वक्त जो है वो कम्युनिटी में जब भी जाता था लोगों को जब हम बताते थे तो लोग बड़ा अप्रिशिएट भी करते थे। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस प्रोसेस को होते होते 12 से 14 साल लग गए और मैं बहरहाल बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों की एफर्ट से ये कंप्लीट हुआ। और मुझे याद है कि पिछले साल आपने मुझे फ़ोन किया महमूद साहब ने और आपने कहा जी कि ये इशू दोबारा जो है वो टेकअप हुआ है और शाह महमूद कुरैशी साहब से ये बात हुई है। और फिर मैंने अपनी ईमेल खोली सारी, क्योंकि मेरे पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो जितनी कॉरस्पॉन्डेंस हुई थी 3-4 सालों में मेरे होते हुए उसमें कुछ चीज़ें महफूज थी। तो मुझे याद है मैंने लास्ट ईयर भी आपसे इन्हीं दिनों वो चीज़ें शेयर की। तो ये एक बड़ा लैंडमार्क कन्वेंशन है जिसमें पाकिस्तान इंशाल्लाह अब इसको जब ज्वाइन करेगा तो इससे तकरीबन 1 करोड़ प्लस जो हमारी कम्युनिटी जिनका लीगल स्टेटस है मुस्लिम मुल्कों में उनको इसका बेनिफिट होगा। ये इटली या यूरोप के लिए नहीं है, तो पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। और इसी तरीके से ये एक बड़ा लैंडमार्क काम हमने कोशिश की थी। लेकिन आपको शायद ये भी पता होगा कि उस वक्त हमने 3-4 और भी बायलैटरल ट्रीटीज़ जो थी पाकिस्तान और इटली की, लेबर एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट था वो स्टार्ट किया, ड्राइविंग लाइसेंस की म्यूचुअल कन्वर्जन का एग्रीमेंट स्टार्ट किया और सबसे इम्पोर्टेंट ये लेबर प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट जो था उसका किया। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर इसके बाद इस तरह के आने वाले जो जितने ऑफिसर इसको टेकअप करें और अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई, जैसे ये एक बड़ा अच्छा काम हो गया है, तो मैं आपके जो प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हुआ हुआ है कॉन्सुलेट के अंदर और एम्बेसी के अंदर हमने एफर्ट किया है। तो अगर ये तमाम जो बड़ी बड़े एग्रीमेंट्स हैं जिसका ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इटली में है और इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी है उनको बड़ा बेनिफिट होगा, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। अगर ये प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान और इटली का और इसी तरह दूसरे मुल्कों में अगर वो साइन हो जाए तो हमारे पाकिस्तानी भाई अपने मुल्क में पाकिस्तान में वापस आ सकेंगे। अगर लेबर एक्सपोर्ट्स के एग्रीमेंट जो है वो थ्रू हो जाए तो इसी तरह जैसे ये हेग कन्वेंशन साइन किया है, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी, मैं वहाँ से आ गया हूँ लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये एग्रीमेंट साइन हुआ और पाकिस्तान का हमारा शायद ये ज़रिया निजात भी हो, लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। चलेंगे, ये आपकी एक एक आ भी गई है। आपकी जहाज साहब को हम हराजे तहसीन पेश करते हैं, उन्होंने मिलान पर इस पर बहुत ज्यादा काम किया। अमर मकसूद साहब लिख रहे हैं आपके हवाले से, लोग आपको अभी भी वहां पे याद करते हैं और प्यार करते हैं। आपका जो आपने जिगर अभी बता रहे थे, मुझे सिर्फ इतना सा बताएं कि ये जो डॉन की न्यूज छपी है और नीचे सूफी साहब का एक ट्विटर है, उस हवाले से कहा गया है कि जी पाकिस्तान ने आरफ अलवी साहब ने और अपना वजीर आजम साहब ने ये कहा, अब कितना ये टाइम लगेगा, अब दूसरी जानब से ये तो ना हो कि बाद में अभी 10 साल इसको लगे हैं तो 10 मजीद साल दूसरी साइड पे लग जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं इस सिलसिले में? हाँ जी, मैं साहब नहीं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पाकिस्तान ने अब डिसाइड कर लिया, पाकिस्तान अब अप्लाई करेगा वहाँ हेग में और वो तमाम मुल्कों उसमें इसमें प्रोसीजर होते हैं, एक एक्सेशन का होता है, एक रेटिफिकेशन का होता है। पाकिस्तान ने अब अप्लाई कर दिया कि तकरीबन 122 मुल्कों ने इसको जो है वो सीट कर लिया हुआ है। पाकिस्तान अब
123वां नंबर होगा, उसमें फिर कुछ लोग ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं कि जी हम इनके साथ नहीं करेंगे, तो वो मुल्क एक्सक्लूड हो जाते हैं। और अगर कोई मुल्क भी 122 में से नहीं करेगा तो सारे के सारे मुल्कों में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें फाइल हो जाएंगे और उसमें कोई इशू नहीं होगा। हो सकता है कुछ मुल्क अगर उनको थोड़ा बहुत डाउट्स हैं कि हमारा लीगलाइजेशन का प्रोसेस इतना ऑथेंटिक नहीं है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन अदरवाइज जब सारे मुल्क इसको ओके कर देंगे या अगर किसी की रिजर्वेशन आ जाएंगे उसके पास, फिर पाकिस्तान उसको रेटिफाई कर देगा और बस उसके बाद फिर हम अपनी डेजिग्नेटेड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में बता देंगे कि हमारे ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं जो कि पोस्टल इशू किया करेंगे, यानी वो सर्टिफिकेट गाया करेंगे ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, और वो डॉक्यूमेंट दुनिया के किसी भी मुल्क में जो कि इसके मेंबर्स हैं उन मुल्कों में ये फाइल हो जाएगा। मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये हो जाना चाहिए। 2 या 3 महीने में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारा इसका जो वज़ाहत की कि किस तरह ये शुरू हुआ सिलसिला, और मैं समझता हूँ कि आप इसका क्रेडिट बेशक ना भी लें, लेकिन हम इस चीज़ के गवाह हैं। हमें पता है कि जिसने ये शुरू किया और जो कुछ, और आपने मुझे अपनी पूरी ईमेल ट्रेल भेजी थी जब ये पिछले 2-3 साल में दोबारा चौधरी मंजूर साहब ने और जौहर सलीम साहब ने इस मौजू को दोबारा उठाया, तो बाकायदा एज ए प्रूफ हम पेश कर चुके हैं कि जी ये ऑलरेडी पहले भी इस पर काम हो रहा है, ये कोई नई चीज़ हम डिमांड जो है वो नहीं कर रहे। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं एजाज प्यारा साहब को लेना चाहूंगा। एजाज प्यारा साहब, आपने सुना एजाज उल हक साहब ने जिस तरह आपको बताया कि जो शुरू में कंट्रीब्यूशन हुई, आज से हम 10-15 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा इशू था। हम जो पिछले 2-3 साल से तो एम्बेसी का जो इटली का खासतौर पर तो बहुत ही बुरे हालात हो गए थे, क्योंकि बोल के लोग कह रहे थे कि फेडेक्स वाले जनाब 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। और खाली 1.5-2 लाख का मसला नहीं है, मसला ये है कि वो 3, 6, 7, 8 महीने चीजों को रखते हैं और फिर वापस कर देते हैं कि जी सॉरी जी 6 महीने का तो टाइम था पुलिस का, तो वो 6 महीने वाला सर्टिफिकेट तो खत्म हो गया, तो अब आप नए सिरे से बनाए। तो लोगों को 1.5 लाख भी देना पड़ता है, और वो प्रोग्राम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोसेस में उनका इतना टाइम गुजर जाता था कि वो पहले तो ये बताएं कि आप कैसे इस पर अपना कमेंट करें और कैसे आपने क्या स्ट्रगल की इस सिलसिले। पहले तो मेरी तरफ से नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को स्क्रीन पे रखें ताकि सबको पता चले कि कौन सा पैनल है। सबको स्क्रीन पे रखें, गायब ना करें, ताकि सब जान सके कि पैनल में कौन कौन से लोग हैं। ठीक हो गया। तो पहले तो मेरी तरफ से तमाम जो है व्यूज जितने हैं नाजरीन है सबको अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात यह है कि देखिए इनिशिएटिव तो एजाज उल हक साहब ने लिया था ना, अगर ये इनिशिएटिव ना लेते तो हमने उसी चीज को बुनियाद बनाकर एफर्ट्स की। बल्कि जिससे भी हम बात करते थे तो हम कहते थे कि एजाज उल हक साहब ने जब वो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी थे उन्होंने एक समरी मूव की थी, समरी वजारत कानून में पड़ी हुई है, प्लीज आप उसको फॉलो करें, हम सबको समझाते थे। फिर पीछे जब लास्ट ईयर बल्कि 2 साल से जब इटली की एम्बेसी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, तो मैं वजारत दाखिला जब वजारत ओवरसीज़ को हमने सारी वफाकी मौसम को जब लेटर भेजे, तो आगे से वजारत खारजा का जो जवाब आता था, वजारत खारजा का जवाब ये आता था कि ये हमारी डोमेन में नहीं है। बड़ा अजीब सा एक मतलब जवाब लिख देते थे। फिर मैं उनको इदारा वफाकी मौसम को कहता आप वजारत कानून को भेजिए, वेट उन्होंने करना है। वो कहते हैं कि ये इशू जो है वो इनका वजारत खारजा का, फिर वजारत खारजा के पास जाता है, वो कहते हैं कि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने करना है। तो इसी तरह कोई भी सीरियस नहीं था इस काम को, जो सीरियसली इसको टेक अप करे, ले ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम्स को देखे। मैं भी जुल्फी बुखारी साहब को मिला, उनके सामने भी इशू रखा, मियां आफ्ताब साहब भी मिले, इन्होंने भी इशू जुल्फी बुखारी साहब के साथ रखा। लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये थी कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब बर्लिन आ गए, जर्मनी आ गए, जर्मनी जब आए तो मैंने उनके सामने कैलकुलेशन करके बताया कि सर 30,000 जो है केस हर साल एम्बेसी निपटा रही है, इटालियन एम्बेसी 30,000 बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा, करैक्टर सर्टिफिकेट जिनकी अटेस्टेशन हो रही है, या जितने भी केसेस हैं वो 30,000 हैं। तो अपॉइंटमेंट का रेट 1 लाख से 3 लाख है, और आप देख लें कि रिश्वत का स्पैम कहाँ तक चला गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसी वक्त इस केस को बहुत सीरियस लिया,
और मुझे पता है कि बर्लिन एम्बेसी, वो उनके जाने के दूसरे दिन बाद मुझे बर्लिन एम्बेसी से कॉल आ गई। वो मुझे कहते हैं कि आप किस कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। मैंने उनको बताया आजा कन्वेंशन, अब पोस्टरे कन्वेंशन जो है वो है। मैंने उनको बताया अच्छा हम वर्किंग इस पे करते हैं, देखते हैं। फिर उस वक्त भी मैंने एग्जाम्पल दी कि इजाज उल हक साहब ने एक समरी मूव की हुई है, तकरीबन 2008 में समरी मूव की हुई है। आप प्लीज इस समरी को देखें, समरी वहां वजारत खारजा में पड़ी हुई है, आप इसको प्लीज इसको फॉलो करें। और दूसरी हमारी खुशकिस्मती ये थी कि जॉर्ज सलीम साहब जो है ना, वो एम्बेसडर इटली तैनात हो गए, जॉर्ज सलीम साहब और डॉक्टर मंजूर चौधरी साहब। अब जॉर्ज सलीम साहब जो है वो मुझे पता है कि बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो सेक्रेटरी खारजा बनने वाले हैं। और दूसरा जो जॉर्ज सलीम साहब की आदत है कि कोई चीज उनकी टेबल पर नहीं पड़ी रहती। वो बातें कम कम्युनिटी को नहीं मिलते, लेकिन काम वो प्रॉपरली अपना जो काम है वो कर रहे होते हैं। तो आपके सामने उनको प्रोग्राम में लिया, उनको तहरीरी लेटर लिखा, उनके साथ बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर अगर इटली की एम्बेसी, इटली की पाकिस्तानी कम्युनिटी का आप मसला हल करना चाहते हैं तो ये कन्वेंशन साइन करना है, और अगर आपके होते हुए कन्वेंशन ये साइन नहीं होगा तो कब होगा। तो उन्होंने बाकायदा उसको फॉलो किया, दी एक में बात की, वजारत खारजा में बात की, हर सतह पे उन्होंने काम किया। और वो आप देखें, मसला तो ये है कि देखें, हम तो अल्लाह का करम ही समझते हैं कि इतने सालों के बाद 2008 को देख लें और आज 2022 है, इतने सालों के बाद एक पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत बड़ा मसला जो सॉल्व हो गया। कितने वजीर ओवरसीज आए 2008 के बाद और कितने चले गए, और कितने सबके सामने हमने ये रिक्वेस्ट की थी। ये नहीं कि कभी किसी के सामने तो रिक्वेस्ट इसका मतलब ये है कि ये मोस्टली यानी कि 3-4 वजारतों की वजह से ये रुका हुआ था ना। वजारत कानून को अपनी तरफ से देखना पड़ना था, वजारत खारजा को अपनी तरफ से, ज़ाहिर है वजारत दाखिला जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाती है उसको अपनी तरफ से देखना था, ज़ाहिर है पुलिस इन्वॉल्व होती है ना। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं या आप उधर बनाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये तीनों उनकी वजह से ये डिले होता है, बहुत ज्यादा डिले हुआ है 10-12 साल। सीरियस नहीं ना पाकिस्तान में असल में ले रहा था, यहाँ चली जाती है जब कोई चीज फॉलो ना हो। हर जगह इजाज उल हक साहब जैसे अफसर तो नहीं ना बैठे हुए जी। अगर कोई सीरियस ही ना ले, आई बात की समझ। मैं आपको वो वजारत वफाकी इदारा वफाकी मौसम में जो कमिश्नर शिकायत ओवरसीज पाकिस्तानी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी थे, एहसान खोखर साहब, वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, मैं उनको बताता था। लेकिन देखिए कोई बंदा सीरियस ही नहीं ले रहा था। तो मैं समझता हूँ खुशकिस्मती समझे। हमारे साथ ही रहिएगा, इस पर बात हो रही है कि किस तरह कंट्रीब्यूशन था कम्युनिटी का और जो वेलफेयर ताशी है उनका, या जो जज्बा फोरम है उसका। मैं जानना चाहूंगा, जुबैर खान एडवोकेट हैं जर्मनी में जो इमिग्रेंट्स के साथ इनका हर वक्त ही वास्ता रहता है। जुबैर खान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। दूसरी बात ये बताएं कि जर्मनी में कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जहां पे जरूरत पड़ती है लोगों को, और कि वो जर्मन एम्बेसी से रब्ता करें, कि एम्बेसी से टेस्टेशन करवाएं अगर फैमिली अप्लाई करनी है या कोई ऐसा, तो उसमें जर्मनी की जो कम्युनिटी है उसको कैसा इसका फायदा पहुंचेगा, ये जो हेग कन्वेंशन अगर साइन हो जाता है। जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, हमारे तमाम व्यूअर्स को बहुत शुक्रिया मोहम्मद असगर साहब, आपने हमें इस शो पे इनवाइट किया। तो जर्मनी में भी बेसिक जो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा, एक होता है कि नॉन मैरिड सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जब किसी ने फियांसे वीज़े पे किसी को अप्लाई करना होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी भी इंक्वायरी होती है। लीगलाइजेशन तो होती नहीं है, इसलिए फिर जो कंसर्न्ड ऑफिस अथॉरिटी है उधर से ये फिर नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जो है उसकी इंक्वायरी फिर पाकिस्तान जाती है। इसी में प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी ये होती है कि इंक्वायरी जब जाती है वो फिर जर्मन एम्बेसी पहले सर्टिफिकेट्स पहुंचते हैं, जर्मन एम्बेसी फिर लॉ फर्म्स के साथ काम करती है जो उनके फिर ट्रस्टवर्थी लॉयर्स होते हैं, उनको फिर वो देती हैं कि इसकी वेरिफिकेशन की जाए। और ये प्रोसेस सिर्फ इस पे नहीं आता कि फियांसे वीज़े पे, ये फैमिली रीयूनियन वीज़ा का, क्योंकि हम अक्सर पैरासाल के साथ भी POF के प्लेटफॉर्म से भी हम आवाज़ उठाती हैं, कैंपेन चलाती हैं कि जो फैमिली रीयूनियन वीज़ा की एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट्स आती हैं वो तकरीबन अब 1.5 साल बाद आती हैं।
जो ये डिले है ये समझ लें 80% इसी वजह से है क्योंकि जो एप्लीकेशन सबमिट होती हैं उनकी लॉयर वेरिफिकेशन करनी पड़ती है उनको, चाहे वो फियांसी वीज़ा हो या फिर फैमिली रीयूनियन वीज़ा हो। उन्होंने वो मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा और बर्थ सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन करनी होती है और ये एक बहुत बड़ा मसला इसलिए था कि एक तो फैमिलीज़ नहीं आ सकती, पहले 1.5 साल आप इंतज़ार करें अपॉइंटमेंट का, फिर तकरीबन 9-10 महीने लग जाते हैं वेरिफिकेशन की, फिर प्रोसीजर, अगर उसमें कोई बोगस निकल आए सर्टिफिकेट, उसको करेक्शन उसका करवाना तो 3 साल लगभग लग जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इस वही जिसकी मैं बात कर रहा था नॉन मैरिज सर्टिफिकेट, उसकी वेरिफिकेशन होने, वापस आने तक, अपॉइंटमेंट एम्बेसी में मिलने तक, अप्लाई करने तक वो इनवैलिड करार दिया जाता था। वो कहते थे कि जैसे कि आप इटली की बात कर रहे हैं कि उधर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स होती है, हाँ जी। वैसे ही जब इंक्वायरी हो जाती है और अपॉइंटमेंट अभी नहीं आई होती तो वो कहती हैं कि विदिन 6 मंथ्स उन्होंने इधर आके शादी करनी होती है। अब विदिन 6 मंथ्स कैसे हो, अगर लॉयर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो के डॉक्यूमेंटेशन इधर वापस आती है, अपॉइंटमेंट आने तक ही 18 मंथ्स लग जाते हैं। तो वो जिन लोगों को नहीं इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसका पता नहीं कि 1.5 साल लग रहा है आजकल अपॉइंटमेंट्स का, तो उनकी फिर दोबारा से ज़ीरो से वेरिफिकेशन स्टार्ट की जाती है। तो ये एक जो है अपोस्टिल का कन्वेंशन साइन हुई है, ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बहुत कामयाबी है और इसमें ये लेकिन मुझे जो खतरा है या मुझे जो डर है वो ये है कि फर्स्ट थिंग तो यही है कि सब अपने अपने ममालिक में, जैसे कि हमारे पास आज गेस्ट आए हैं स्पेन से भी, इटली से भी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन ममालिक का नहीं पता, लेकिन जर्मनी के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वही ऑब्जेक्शन लगने का डर है। जैसे कि जाज साहब ने भी कहा है कि जब एक दफ़ा ये कन्वेंशन जो है वो पास होगी, रेटिफिकेशन के बाद हर एक मुल्क को ये अथॉरिटी है कि वो इस पे ऑब्जेक्शन लगाए और अपील करे। और पहले ये सेम सिचुएशन इंडिया के साथ हो चुकी हुई है कि इंडिया ने जब साइन की थी ये हार्ट कन्वेंशन साइन किया था, तो जर्मनी ने उसके खिलाफ अपील कर दी थी, ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि हमें ये मंजूर नहीं है। मसला ये है कि जो पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो जर्मन एम्बेसी में वेरिफिकेशन होती है, आप समझ लें तकरीबन 75% जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वो पहले बोगस करार करते हैं। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट्स का काफ़ी मसला बनता है, उसमें लेट एंट्री प्रोसीजर जो है, क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं है, किसी को वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से पूछे कि ये हमारा लेट एंट्री प्रोसेस है होगा या फिर किस तरह हम अपनी बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, तो वो भी आपको कहेगा कि उसको भी पता नहीं होगा मोस्टली कि इसका प्रॉपर लीगल तरीकाकार क्या है। लेकिन एम्बेसी हर दफ़ा वो ऑब्जेक्शन उठा देती है, कहती है कि नहीं, उस वक्त ये लीगल तरीके से एंट्री नहीं हुई, इसलिए दोबारा से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जुबैर खान साहब। यहीं पे मैं आपको थोड़ा मैं आपको रोकूंगा, आपकी बात मैंने काट दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं ये जर्मनी का नहीं है, ये तकरीबन इटली में ऑलरेडी जो मैंने बताया ना 4 दफा डॉक्यूमेंट हमें करवाने पड़ते हैं। बिल्कुल सेम ऑप्शन है कि आपने लेट एंट्री क्यों करवाई बच्चे की पैदाइश की, आपने निकाह की रजिस्ट्रेशन डेट क्यों डिफरेंट है उससे जो उस पे है, आपके निकाहनामे पे ये चीजें ये खाने खाली क्यों है, यानी ऑलरेडी एम्बेसी कर रही थी। तो जो फोकस था अपोस्टिले का, जो कन्वेंशन साइन करवाने का फोकस सिर्फ इसलिए था कि जब हमारे इदारे होंगे ना तो फिर वो कहेंगे कि भाई अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, अगर जर्मनी साइन कर लेता है या इटली साइन कर लेता है, तो फिर जाहिर है हम ये कहेंगे कि जी ये डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से टेस्टेशन है। और इसी तरह ये चाहे लेट एंट्री भी है लेकिन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैं आपको साथ लूंगा, अभी ये बड़ा जबरदस्त आपने जो पॉइंट उठाया और इस पर हम इजाजुल हक साहब से भी बात करेंगे। उमैर डार साहब के पास जाते हैं स्पेन। उमैर डार साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो स्पेन में आप अपना स्पीकर मैं ऑन कर ले, अभी तक ऑफ है, जो स्पेन में कम्युनिटी रह रही है, स्पेन में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी जरूरत पड़ती है? क्या फैमिली मंगवाने से पहले लोगों को टेस्टेशन करवानी पड़ती है या नहीं करवानी पड़ती, या अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो जाता है तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन स्पेन में करवानी पड़ती है या नहीं करवानी पड़ती? इस जो कन्वेंशन साइन होगा इसका स्पेन में रहने वाली कम्युनिटी को क्या क्या फायदा पहुंच सकता है, जरा इस पर थोड़ा बता दें। बहुत शुक्रिया महमूद भाई आपका। आपको अपना सबसे बता दो कि जितने हमारे सुनने वाले का बहुत बड़ा फैन हूँ और आपने मुझे आज अपने साथ शो में लिया, थैंक यू वेरी मच। जाज साहब, बाकी सब दोस्तों को भी सलाम।
तो सर बाकी जिस तरह जुबैर साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से पहले बताया, तकरीबन समझ लें स्पेन, इटली, जर्मन, हम सबकी प्रॉब्लम तकरीबन सेम ही है। बल्कि मैं कुछ आपसे पहले डाटा चेक कर रहा था, तकरीबन 66% जो वीजा लास्ट ईयर जो इशू किए गए हैं शेंजन के, वो भी इन तीनों मुल्कों से बेसिकली लोग बिलोंग करते थे। और जिस तरह मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, मतलब आगे थे बे फॉर्म, यही तकरीबन सारे प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ स्पेन का थोड़ा सा मसला मजीद थोड़ा सा खराब कुछ चीजों में है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ एक मिसाल दूंगा, ऐसे कुछ साल पहले स्पेन के कुछ डॉक्यूमेंट सिर्फ स्पेन एम्बेसी ने इसलिए रिजेक्ट कर दिए क्योंकि जो हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की कोई सेक्रेटरी थी, मिस किरर, शायद आपको नाम सुना होगा, वहां पे सेक्रेटरी का स्पेलिंग जो SECA थी, मतलब एक स्पेलिंग की गलती की वजह से स्पेन ने हजारों की तादाद में लोगों के कागजात रिजेक्ट कर दिए। यहाँ पे बहुत बड़ा पहले दर्जनों की तादाद, मतलब अपीलों आगे पीछे मसले मसाइल, और अभी तक जो ये तो मसला बना गया था कि एक मसला हल हो गया। अभी भी जो है ना, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक प्रॉब्लम आई, सेम एक केस था, यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरी के जो स्पेलिंग थे वो ठीक नहीं थे, और उन्होंने पूरी की पूरी जो है वो प्रोजेक्ट कर दिया। स्पेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको अपील में जाना वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि स्पेन में मतलब लीगलाइजेशन है उससे रिलेटेड कोई कानून है ही नहीं। मतलब जब इनकी एक डिप्लोमेसी प्रैक्टिस है उसको फॉलो करते हैं, हमें पता नहीं हमने कौन सा आर्टिकल पकड़ के इसके जाके इसके ऊपर अपील करनी है, क्योंकि इसके ऊपर इनका कोई कानूनी मौजूदगी है। क्योंकि उसके अलावा स्पेन का ये भी मसला है कि स्पेन में तकरीबन जितने भी इनकी इमिग्रेशन रिलेटेड पॉलिसीज हैं, सब की सब ये इन्होंने साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, पैसेस लातिनो जो है, उनको दिमाग में रख के बनाई है। वो सारे के सारे जो है अपोस्टियल आई है, मुझे इंग्लिश में नहीं पता उस चीज को, अपोस्टियल आई जो है उसको मद्देनजर रख के उन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि सारे के सारे कंट्रीज में साइन किए हुए हैं, और हम कुछ कंट्रीज रह जाते हैं जिनके पास ये नहीं है। तो इसलिए जब मैंने ये खबर पढ़ी, आपकी तरफ यह खबर शेयर की गई, तो यकीन कीजिए मैंने एक साथ ठुकराने के जो है वो दुआ मांगी, और मैंने कहा जी वाकई बहुत बड़ा इंकलाबी कदम होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें लेके मसले मसाइल करके लोगों के सालों के साल ये जाया करते हैं, इससे हमारी जान छूट जाएगी। आप जब नेशनैलिटी वहां पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान से चाहिए होते हैं? स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बंदे का, मैरिज सर्टिफिकेट जो बच्चे हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट, वो सबसे बड़ा मसला जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो हमसे मांगते हैं। जब फैमिली अप्लाई करनी है, यहाँ पे फैमिली एक महीने के अंदर हमारे यहाँ पे केसेस पास हो रहे हैं स्पेन के अंदर, बट पाकिस्तान से सारा लेगालाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जाके चीजें लोगों की, मतलब जब बंदे के यहाँ पे केस पास हो जाता है 2 महीने होते हैं वहां पे केस सबमिट करने के लिए। वो सारी लेगालाइजेशन के प्रोसेस के अंदर कई बार बंदे जो है, मैं जैसे सुन रहा था, मैं वो प्रॉब्लम तक सेम हमारी है, वो 2 महीने के अंदर लोगों के प्रॉपर से पेपर टेस्टेड होते नहीं है, एम्बेसी टेस्टेड नहीं करती, और फिर 2 महीने का टाइम जाया होता है, फिर नए सिरे से यहाँ से मकान अरेंज करो, नए सिरे से टैक्स दो, नए सिरे से सारा प्रोसेस शुरू करना पड़ता है, क्योंकि बंदा टाइम पे वहां पे पहुंच सका। और एम्बेसी जानबूझ के लोगों को इस तरह मतलब जो कहने का लेट करती है ताकि लोग दलील हो थोड़ी सी। असल में बेसिकली एक इशू है, वो हमारे जो यूरोप की कंट्रीज है ना, उनका जो लैंग्वेज और डॉक्यूमेंटेशन का सारा स्टाइल जो है ना, वो लैटिन स्टाइल है, यानी वो इंग्लिश वाला स्टाइल नहीं है। वो अभी तक बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसको फॉलो करें, और वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। आप यूके की मिसाल दे लें तो आप अगर लिख दें कि मैं गुजरात में पैदा हुआ, तो वो डिटेल में नहीं जाएंगे, वो गुजराती होगा। लेकिन स्पेन, इटली वगैरह लैटिन जो है ना, वो कहते हैं नहीं गुजरात नहीं, आगे बताओ। तो आगे पाकिस्तान का जो कानून है, वो पासपोर्ट पे हम जिला लिखा होता है, गुजरात है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो वो कहते हैं नहीं ये तो डॉक्यूमेंट ही सारा गलत हो गया। जो बर्थ सर्टिफिकेट तुम दे रहे हो उसके ऊपर तो लिखा हुआ है कि तुम फतेहपुर में पैदा हुए हो, और इसका गुजरात से क्या तल्लुक है। तो इस पर मैं आता हूँ आपकी तरफ, मियां आफ्ताब साहब की तरफ जाते हैं। जी मियां साहब, एक तो आपने सुना कि इस कानून का ना सिर्फ इटली को, हम तो यही समझते रहे कि ये इटली का मसला है, ये इस वक्त जैसे जुबैर खान साहब ने बताया और उमैर डार साहब ने हमें स्पेन से बताया कि वहां पे भी सेम पोजीशन है, उनको भी जुबैर खान साहब बता रहे हैं कि वहां पे भी जो फैमिली है उसको इसी तरह 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन दोबारा टेस्टेशन होने के लिए। उमैर डार साहब भी यही कह रहे हैं कि स्पेन में भी बहुत बढ़िया इशू है इस हवाले से। तो ये बाद में इजाज साहब से पूछेंगे कि आप मजीद इस पर बहुत सी चीजें जो सवाल जुबैर खान साहब ने उठाए तो क्या करेंगे। आप ये बताएं कि इटली की कम्युनिटी इसको कैसे देखती है और क्या स्ट्रगल रही है, इस पर आप जरा अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे लिया। महमूद असगर साहब, आपका शुक्रिया। इस चीज़ का हकीकत तो ये है कि आज से 12-14 साल पहले हमें पता ही नहीं था, आपने ये पॉइंट रेज किया। उसके बाद इजाजुल हक साहब हमारे जो हर दिल अजीज वेलफेयर अताशी रहे, मेरा ख्याल है
इटली की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जितना इनसे प्यार किया है और जितना याद रखा है, या इन्होंने जितना कम्युनिटी के लिए काम किया है, वो खराजे तहसीन के काबिल है। पूरी कम्युनिटी की तरफ से इजाजुल हक साहब, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मुझे दिली खुशी हुई आपको देख के, और आपने जिस तरीके से काम किया है, हमारी ख्वाहिश है कि आप जैसे वेलफेयर अताशी या कौंसलर जनरल यूरोप की जितनी भी एम्बेसीज कौंसलेट हैं वहाँ पे अवेलेबल हो। उसके बाद इजाज प्यारा साहब, मतलब इजाज हो गई, ये इजाज उसने आवार किया जहाँ भी गए। तो इजाज प्यारा साहब ने और चौधरी साहब आपने, जज्बा टीम ने जिस तरीके से इसे लेके चले, कभी भी इस इशू को डेड नहीं होने दिया, चाहे वो कम्युनिटी का प्रोग्राम हुआ, कोई सियासी दौरा हुआ। इजाज प्यारा साहब पाकिस्तान गए, मुलाकातें की, हम भी करते रहे। पीटीआई की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब को एप्लीकेशन दी, जुल्फी बुखारी को, शाह महमूद कुरैशी को। तो जितने भी लोग हैं, अगर किसी शख्स ने फेसबुक पे स्टेटस भी लगाया है, आपकी किसी पोस्ट को कमेंट भी किया है, लाइक भी किया है, जितने भी हमारे दोस्त हैं, तो चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सबका इसमें कलीदी किरदार है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि इटली की कम्युनिटी कैसे देख रही है, मेरा ख्याल है चौधरी साहब आपसे ज्यादा या इजाजुल हक साहब से ज्यादा इटली की कम्युनिटी को कोई नहीं जानता। हमें ये एक प्रोग्राम तो चले, ये तारफी प्रोग्राम है या ये बताने के लिए कि ऐसा काम हो गया, हमें बहुत से प्रोग्राम करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। ये अपोस्तीले का जो सिस्टम है, 122 ममालिक ने दस्तखत किए हैं, लेकिन वो मुनीर न्याजी वाली बात अब शुरू हुई है कि एक और दरिया का सामना था। असल तो हमारा काम अब शुरू हुआ है, जज्बा का, इजाज प्यारा साहब का, आपका, या जो मीडिया, जो कम्युनिटी लीडरान इटली में मौजूद है। ये इसके बाद कितना प्रोसेस लगता है, मेरा ख्याल है ये हमें, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, सियासी भी और दूसरे भी, उसमें हमें एक तवील इंतजार करना पड़ेगा। मैं रात को इसे विकिपीडिया पे देख रहा था कि बहुत से ममालिक साल 1.5 2 साल रहे हैं, तो हमें तो उस हवाले से बे इंतहा मेहनत करनी पड़ेगी, और इस इशू को आगे से ज्यादा लेके मुसलसल हमें जज्बा और जो दूसरा मीडिया है वहां पे प्रोग्राम करने पड़ेंगे कि एक तरफ तो हमने लोगों को आगाही देनी है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो बताना है, इसका तरीकाकार बताना है, और दूसरी तरफ इस इशू को जिंदा रख के हुकूमत पाकिस्तान पे भी कोशिश करनी है अपनी आवाज पहुंचाने की कि वो जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, ये पिछले दिनों जो अपना रोम और मिलान कॉन्सुलेट ने जो किया है कि जी बहुत से प्रेफेक्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक आज की डेट में भी एक मैसेज आया है कि उसका कमूना जो है वो नहीं मान रहा मैरिज सर्टिफिकेट मिलान कॉन्सुलेट का। तो अभी भी कुछ कमूने ऐसे हैं जो नहीं मान रहे मिलान और आपको पता है करैक्टर सर्टिफिकेट तो तकरीबन प्रेफेक्चर जितने भी हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो हर कम्यूने की अपनी मर्जी है। इटली में कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कोई नहीं एक्सेप्ट कर लेता। उनके लिए जो कौंसलेट की स्टैंप लगी होती है ना, जो सीट पे बैठा हुआ है, उसके ज़हन में कौंसलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो उस हिसाब से चलता है। अगर उसका कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तानी के लिए आ गया तो हो सकता है वो ना करे, लेकिन अगर उसके जहन में कौंसलेट है तो वो कर लेगा। तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत की जरूरत है आगे, दोनों तरफ लोगों को भी बताना है और डॉक्यूमेंट का भी बताना है हमें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इजाजुल हक साहब, ये जो 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं और ये क्वेश्चन वैलिड अभी आएंगे, तो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट साइन करने के लिए जा रही थी तो उन्होंने तैयारी तो मुकम्मल करके रखी होगी ना, जाहिर है वो हमारी जो वजारत, आई होप सो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इतना जबरदस्त किस्म का नादरा का सिस्टम चल रहा है कि वो तो बल्कि कॉपी नहीं हो सकता, दो तो बन ही नहीं सकते आपके, ना बर्थ सर्टिफिकेट ना ही फॉर्म पे। तो मेरे ख्याल में तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ी तो हुकूमत तैयार होगी इस सिलसिले में, क्या कहते हैं आप? हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। नादरा का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, अथेंटिक भी है और दुनिया इसे मानती भी है। और हमारा जो फैमिली ट्री है, एम्बेसीज वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा या फैमिली रीयूनियन के जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं उसमें वो नादरा के सर्टिफिकेट्स को मानती है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ मुल्क ऑब्जेक्शन करेंगे, जैसे ज़ुबैर साहब कह रहे थे, और उसमें वो पाकिस्तान निगोशिएट कर सकते हैं। और अगर वो कुछ मुल्क अगर उसको एग्री नहीं करेंगे
तो वो फिर उसका प्रोसीजर ये होता है कि पाकिस्तान उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मानेगा और वो हमारे नहीं मानेंगे, और फिर साथ साथ दोनों कंट्री बायलैटरल लेवल पे निगोशिएट करते रहते हैं और उनको कन्विंस करते रहते हैं कि हमारे प्रोसीजर पहले से बेहतर हो गए हैं, आप हमारा जो है ये इस कन्वेंशन में अब हमारे साथ आएँ। ये नहीं होगा कि 122 के 22 अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्शन कर दें। कुछ लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे करने लगा था, क्योंकि आप चूंकि वेलफेयर अटैची भी रहे हैं, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि एक मुल्क नहीं कर रहा तो बाकी के तो करेंगे नहीं, ये तो नहीं कि कोई वीटो कर देगा कि कोई भी नहीं करेगा। जी हाँ, कुछ मुल्क ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं जी कि हमें इनके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, तो वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। उसमें फिर ये होता है कि वो बायलैटरली फिर ना वो हमारे एक्सेप्ट करेंगे, हम भी उनके एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर यही चलता रहेगा डॉक्यूमेंट्स का, जैसे इस वक्त चल रहा है। हम भी उनकी लीगलाइजेशन प्रोसेस पूरा करवाएंगे, वो हमारा करवाएंगे। लेकिन 122 मुल्कों में जो हमें ओके करेगा और उसमें ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करेगा, हमारा वो प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स का इसी तरीके से जो नए तरीके से हो जाएगा। और अब तो पोस्टल में ई फाइलिंग का सिस्टम भी आ गया है। हम वो डॉक्यूमेंट्स का जो फिजिकल सर्टिफिकेट है ये भी खत्म हो जाएगा, और उसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना वो चीज़ें जी जी बिल्कुल। ये बरतानिया में कोई भी बंदा किसी भी दफ्तर नहीं जाता, एक उनका अपना लेगलाइजेशन ऑफिस है पोस्टले वालों का। वो कहते हैं कि हमें पोस्ट कर दें, आप उनको पोस्ट कर देते हैं, वो पीछे स्टैम्प करके आपको भेज देते हैं। वो चेकिंग अपनी वेरिफिकेशन करवाते होंगे पुलिस से। और उसमें महमूद साहब सिर्फ हाल ही नादरा का सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें कोर्ट ऑफ लॉ की डिग्रीज हैं, सूट्स हैं, फिर उसके अलावा पावर ऑफ अटर्नीज हैं, इनके और बाकी दूसरे मामला जितने भी हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी डीड्स होती हैं, तो उसमें वो कन्वीनियंस के लिए तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वो इस कन्वेंशन के तहत कवर्ड हैं सारे। तो जनरली मुल्कों का आपस में ये एक आपको पता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, तो इस तरीके से ये नहीं होगा पब्लिकली वो इसमें से काफ़ी ज़्यादा मुल्क नो कर दें। पाकिस्तान ने ज़रूर इसको साइन करने से पहले मेरा ख्याल है किया जाना चाहिए, होना चाहिए कि ये तमाम एम्बेसीज ने निगोशिएट किया हो, जो मेजर मुल्क हैं यूरोप के, अमेरिका, कनाडा, क्योंकि खुदा ना खासा अगर वो कहें जी कि हम नहीं करते तो फिर तो पाकिस्तान को कन्वेंशन साइन इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान ने जब डिसीजन किया है और उन्होंने पिछले 1-2 सालों में किया, तो मेरा ख्याल है कि इसमें चंद मुल्क ज़रूर हो सकते हैं जिनको पाकिस्तान फिर बायलैटरली निगोशिएट करके टेबल पे ला के वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपके जो मोहब्बत करने वाले हैं उनका एक तांता बज गया। सारे तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा, कुछ आपको दिखा देता हूँ। चौधरी शायद नजीर साहब कह रहे हैं जी प्राउड ऑफ यू, और आपको हम मिस करते हैं मिलाद में, और हम आपको सल्यूट करते हैं। अमजद रोलिया साहब जो है वो आपको मतलब वेलकम कर रहे हैं, और नईम सुल्तान साहब उमैर डार साहब को वेलकम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कभी कभी तो पूछते हैं गुजरात पाकिस्तान में या पाकिस्तान गुजरात में, ज़ाहिर है जी ये तो पूरे यूरोप का मसला है। और बाकी दोस्त जो है वो आपको मतलब कह रहे हैं कि हम आपको मिलान में मिस करते हैं। और जैसे मियां आफ्ताब साहब ने कहा कि मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन है, काश आप जैसे लोग हो रहे हैं, और मैं भी इस पर इनकी बात को दोबारा रिकन्फर्म करूंगा। और मियां आफ्ताब साहब आपने पहला ऐसा मिस कर दिया, मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जब दोबारा ये रिवाइव हुआ है, जो सिलसिला हमने दोबारा शुरू किया है, तो इन्होंने अपनी जो ईमेल ट्रेल है वो संभाल के रखी हुई थी उन्होंने अपना कि मैंने ये काम छोड़ कर आया हूँ, तो वो बड़ा हेल्पफुल हुआ है हमारे लिए दोबारा, मतलब जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स थे उनको बताने के लिए कि ऑलरेडी इस पर काम हो चुका है, ये कोई नया आइडिया हम नहीं दे रहे। इजाज प्यारा साहब क्या कहेंगे ये जो सवाल उमैर डार साहब ने उठाए और जुबैर खान साहब ने कि जी अभी एक, और जैसे मियां साहब ने कहा कि एक अभी और दरिया का सामना है हमें, तो इस पर तो अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, क्या कहते हैं? देखिए मसला पता क्या है कि मसला ये है कि पहले ये नहीं कि पाकिस्तान ने वैसे ही साइन अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है या प्रेसिडेंट ने दे दिया, बकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एग में वर्किंग की है, बकायदा एग एम्बेसी जो है ऑन बोर्ड, पाकिस्तान एम्बेसी जो एग में है वो ऑन बोर्ड रही है, वहाँ बकायदा इस पर वर्किंग करके फिर जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो उसके मुताबिक उन्होंने इनको श्योरिटीज दी है कि हम डॉक्यूमेंट्स को आपके मयार के मुताबिक लाएंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में भी अब वो बहुत बेहतरी आ रही है। देखें जब शनाख्ती कार्ड मौजूद है, जब नादरा का वो फैमिली ट्री मौजूद है, तो यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट मांगने का तो कोई जवाब नहीं पैदा होता। कुछ चीज़ें वैसे ही फजूल मांगी जा रही हैं, तो जो फजूल चीज़ें मांगी जा रही हैं वो निकल जाएंगी
तो उन्होंने भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इस पे वर्किंग की है, वर्किंग करके फिर इसकी वजीर आजम ने अप्रूवल दी है। पहले जब मैं सवाल करता था तो वो कहते थे उनके क्वेश्चन है कि हम डॉक्यूमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए। अभी मैं पाकिस्तान गया था, मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना था, लेकिन मैंने प्रोसीजर देखा, अब तो पाकिस्तान में भी बाकायदा ड्राइविंग स्कूल बन गए हैं, उनके बाकायदा टेस्ट ले रहे हैं, जो रिटर्न पास करते हैं बाकायदा उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं, फिर लाइसेंस इशू करते हैं। और उन्होंने अब अपना जो लाइसेंस का निज़ाम है, मेरे पास सिफारिशें भी थी, लेकिन जब तक उनका प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ मेरा लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं हो सका। अब जो है हमारे सिस्टम में भी जो है पाकिस्तान में भी हर चीज मतलब डिजिटल हो रही है और इसमें तब्दीलियां आ रही हैं, बेहतरी आ रही है, कोई ऐसा मायूसी वाली बात नहीं। ये इंशाल्लाह ताला जो है उम्मीद की किरण साबित होगा, ये जो है अपना। बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छी बात आपने की, उम्मीद की किरण साबित। मुझे जुबैर खान साहब याद आ गया कि फॉरेन ऑफिस की मीटिंग थी इधर इटली में, तो वो कहने लगे कि जी आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनका तो कोई सारे ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल कोई आपस में रब्ती नहीं होता, तो आपका सिस्टम ठीक नहीं है। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा नादरा है ये टेंडर जाके पकड़ता है बांग्लादेश के, श्रीलंका के और मुख्तलिफ चीजों के, जब वो टेंडर होते हैं तो हम जाके उनको कहते हैं जी हम बना के देते हैं, आप जो है वो श्रीलंका का लाइसेंस अपने मुल्क में कबूल कर रहे हैं और बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं और हमें आप ये कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। तो वो प्यारा साहब ने कहा कि एक उम्मीद की किरण है। मेरे ख्याल में आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में, अगर ये हुकूमत ने अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है तो आई होप कि उसके ऊपर वो काम भी करेंगे। ये थोड़ा ही होगा कि एक दफा हो गया और अभी भी एक दफा जब कोई नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ लेता है तो वो तो बार बार उसकी तस्वीर को ही देखता है कि आपने कायदे आजम की तस्वीर इसके अंदर कैसे डाली है। वो इस तरह के डॉक्यूमेंट तो जर्मनी में और स्पेन में भी नहीं बनते, क्या कहेंगे? स्पीकर आपका स्पीकर ऑन नहीं है, आप अपना माइक ऑन जी कर। जी 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 ऑन कर लिया मैंने। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप कह रहे हैं। बात का ये भी होता है कि जब हम बर्थ सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन और बर्थ सर्टिफिकेट नादरा का इशू किया हुआ वो आगे फॉरवर्ड करते हैं जर्मन अथॉरिटीज को, तो वो देखती हैं कि नीचे लिखा होता है दिस डॉक्यूमेंट और दिस बर्थ सर्टिफिकेट कैन बी वेरीफाइड, और फिर वेबसाइट प्रॉपर दी होती है और फिर वो फॉर्म नंबर से वेरीफाई हो सकते हैं। मेन इशू डॉक्यूमेंट उसका नहीं होगा, मेन इशू होता है जो इनकी एंट्री होती है और रजिस्टर में जब 20 साल 30 साल पुराने बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू होते थे तब ना तो कोई इस सोच के साथ एंट्री अपनी करवाता था या रजिस्ट्रेशन के 30 साल बाद हम जर्मनी का वीजा अप्लाई करेंगे तो ये ना हो कि कल को कोई ऑब्जेक्शन लग जाए। तो उस वक्त तो जैसे होता जाके यूनियन काउंसिल या फिर जिस तरह पहले कमेटीज बनी होती थी उस वक्त एंट्री करवा दी। अब मसला ये है कि ये एक चीज आहिस्ता आहिस्ता बदलेगी इंशाल्लाह और इसमें लेकिन टाइम लगेगा। जैसे कि अब पिछले 10 साल से आप देख लें तो वो जो प्रोसेस है नादरा का कंप्यूटराइज जैसे जैसे कंप्यूटराइज्ड हुआ है वैसे ही मुश्किल हो गया है कि कोई बोगस एंट्री करवाना या फिर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट लेना जो कि कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट हो। तो लेकिन ये चीज एम्बेसीज को भी पता है और ये जर्मन अथॉरिटीज को भी पता है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं जब हम कोर्ट में अपील करते हैं, अपील करके फिर फॉरेन ऑफिस के साथ उस पर डिस्कशन प्रॉपर होती है। ये भी सिर्फ सर्टिफिकेट्स की इशू नहीं है, वो ये है कि जैसे कि एक यूनियन काउंसिल दूसरी में तब्दील हो गई या फिर उन्होंने आते जाते वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन गायब हो गई तो ये कहेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स उधर पड़े नहीं है, ये सर्टिफिकेट हम बोगस करार देते हैं। हालांकि जब मैनुअल निकाहनामा ना हो तो कंप्यूटराइज तो बन ही नहीं सकता। तो अगर अपोस्टिल पीछे कंप्यूटराइज के होगी तो वो ये फिर तो नहीं कह सकते कि नहीं इसे हम मानते नहीं है, क्योंकि वो ये उसकी श्योरिटी होगी कि ये जो मैनुअल है ये कहीं ना कहीं पड़ा होगा या फिर किसी ने देखा या तभी इन्होंने कंप्यूटराइज इशू किया। तो लेकिन इस चीज में टाइम लगेगा और ये जैसे कि दूसरी जानब जो आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि लॉ के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी बहुत टाइम जाया होता है। यानी अगर एक आपको फॉरेन अथॉरिटी लेटर सुबह चाहिए और वो अगर जर्मन एम्बेसी में जाता है तो वहाँ पे उसको 6 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आपके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। जो दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं सर्टिफिकेट्स के अलावा जैसे रजिस्ट्री के हैं या नोटरी के हैं या कोई
चीज आपने सेल किया वहां पे, तो उस लिहाज से भी काफी मेरे ख्याल में फायदा होगा आपके जो practice में। बहुत ज्यादा। अगर तो जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा अपोस्टल के, तो देखें दूसरे ममालिक में भी जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि अगर किसी ने यूएसए में एक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना है, तो वो तो आप अपोस्टल आपको तो 10 दिन में मिल जाएगी। तो वो नॉन चैलेंजेबल है। अगर उसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये हम मानते नहीं है, या फिर इसकी हम दोबारा से एम्बेसी के थ्रू वेरिफिकेशन करवाएंगे। और ये जो अभी इस वक्त वो कहते हैं कि मिनिमम 10 मंथ्स वेरिफिकेशन की लगती है। बहुत शुक्रिया जुबैर खान साहब, आपको भी और सारे कारीन को मैं बता दूं, ये जो अमेरिका की मैंने शुरू में मिसाल दी है, ये खाली मिसाल नहीं है, प्रैक्टिकली मैंने किया है। हमारा एक उधर था, उसकी रजिस्ट्री किसी बंदे का रिश्तेदार वहां पे था, उसके नाम पे वो लेने लगा था और उसको नहीं आना पड़ा था। वो सिर्फ उसने अपोस्टले की स्टैंप लगवाई अमेरिका से, अमेरिका का बकायदा मैंने नाम भी लिया, और इसी तरह हुआ है कि वो वहां जो इटली में बैठा हुआ नोटरी पब्लिक था, उसने उसको एक्सेप्ट किया है और वो कहता है कि इसको बिल्कुल चैलेंज नहीं किया जा सकता। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो एजुकेशन जो अपना हमारे तालीमी सर्टिफिकेट्स हैं, उनका कोई मुआहदा है स्पेन के साथ, या अगर कोई हम ट्रांसलेशन करवा के देते हैं तो वो मानते हैं, या मतलब ये वैसे क्वेश्चन इसका आ गया इस वाले से, ज़ाहिर है वो तो एक और मुआहदा होता है कि इक्विवेलेंट का होना चाहिए ना, कि उसके बराबर भी है या नहीं है, लेकिन वैसे अगर कोई दे तो एक्सेप्ट होते हैं या नहीं होते अगर किसी कोर्स वगैरह के लिए? आपका माइक ऑन नहीं है। माइक जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोसेस है, यही वजह है कि स्पेन में अभी तक सिर्फ हमारी लेबर ही आ रही है, अभी तक नॉन क्वालिफाइड बंदे आ रहे हैं। बड़े शायद नादर ही हमें कोई इस तरह का केस मिलता है किसी ने अपनी जो प्रॉपर जो एजुकेशन यहाँ पे कन्वर्ट करवानी हो, क्योंकि ना तो आती होंगी नर्सिस वगैरह, बहुत सी पाकिस्तान में नर्सिंग बहुत ज्यादा खवातीन ने की हुई है, तो हैरानी वाली बात है कि इस वक्त पूरे यूरोप को जरूरत है और हमारी खवातीन जो है वो बिल्कुल कोई जॉब नहीं दे पा रही। तो महमूद, ये पूरा मेरे ख्याल से इसको अगर ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान में हर चीज जो है उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आने की बात है। ये अपोस्टाइल वाला जो मसला है, ये भी है कि एक तरफ से एज ए नेशन, एज ए कौम हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो हमारा तालीमी निज़ाम है, चाहे वो हमारा मतलब लीगल निज़ाम है, कोई भी चीज जुडिशल इशू है, हमने अपने आप को दुनिया के स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आना। तो अभी तक जो है हम उस स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं आ रहे, तो अपोस्टाइल के जरिए जो है इसके जरिए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एकेडमिक कुरिकुलम जो है सारे जो स्टडी प्लान पूरा मांगते हैं, उसके अंदर मुझे नर्सिंग का मैंने एक दो बार चेक किया, या कुछ पहले जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैंने कुछ फाइलें चेक की है उनको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए, तो वो मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पाकिस्तान में पूरी नहीं की जाती उस चीज की ना। और उसके बाद स्पेन का कुछ सिस्टम इस तरह का है कि ये हमेशा से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज उनको डिस्क्रिमिनेट करता है, हमेशा की सारी पॉलिसीज जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है उनको पहले फेवर करने के लिए। कोर्स का क्या, कोर्स जो है वो मैंने इटली में मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि बहुत ही वो जो कोर्स है वो वहां पे वो बेचारा अथॉरिटी लेटर बनवा के भेजता था वकील, तो ये कोर्स चैलेंज कर देते थे, हमें क्या पता है वही बंदा है या कोई और है, तो उसके लिए भी उनको बार बार भेजते थे कि जाओ जो है वो एम्बेसी से करवा के लाओ। आपका क्या है, अगर कोर्स वगैरह पे एक्सेप्टेबल होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट को वहां से भेजता है, या कोई केस हो जाता है पाकिस्तान की किसी कंपनी पर? असल में चीज है कि यहाँ पर डिपेंड करता है क्राइटेरिया जो है ना, जैसे पहले बता रहे थे मतलब मियां साहब भी, मतलब आगे से जो बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं उसके पर्सनल क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। अगर कोई जज आपके पास कोई ऐसा बैठा हुआ है जो थोड़ा सा कह ले कि कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच रखता है इमिग्रेंट से रिलेटेड या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो वो आपकी बात को सुनोगा, आपका डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे हर इदारे के अंदर जो है मतलब सोशल सिक्योरिटी के जो डिपार्टमेंट उसके अंदर लीगलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट है, जो टैक्सेशन है उसके लिए डिफरेंट है, इमिग्रेशन की डिफरेंट है, जो सिविल रजिस्टर है उसके अच्छा, डिफरेंट। मुझे यहाँ पे सॉरी मैं आपको रोकूंगा, ये जो बेनिफिट्स होते हैं हमारे, यानी कि टैक्स की बचत होती है, बच्चे पाकिस्तान में हैं तो बेनिफिट आप उसको जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो आप कहते हैं मेरे इतने बच्चे हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं स्पेन में या मतलब नहीं करते? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। इसमें यह है कि बेसिकली पाकिस्तान से बेसिकली पाकिस्तान को अथॉरिटी तो है नहीं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अथॉरिटी है जो लिख के देखे बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप ही उनका खर्चा उठा रहे हैं। बस एक बंदे वहां से आपकी बेटे बनवाते हैं, फिर हमारी उसको टेस्टेशन करवाते हैं फॉरेन ऑफिस से, फिर फॉरेन ऑफिस यहाँ पे हमारा जो कॉन्सुलेट है बार्सिलोना के अंदर, वो आगे से सर्टिफिकेट इशू करता है अपनी तरफ से कि ये बंदे के पास कोई इनकम नहीं है, तो फिर वो उस डॉक्यूमेंट को, हालांकि उसके लीगल प्रोसीजर बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा, ना उसके ऊपर एम्बेसी की स्टैंप पर, ना किसी स्टैंप पर, मगर चूंकि उनको पता है वहां पे कोई इस तरह का सिस्टम है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। मैं यही वैसे दोबारा मियां आफ्ताब साहब के पास जाने के बाद से पहले मैं जुबैर खान साहब से पूछना चाहूंगा,
ये जर्मनी में बेनिफिट्स का क्या तल्लुक है? अगर कोई बंदा टैक्स फाइलर है, वो कहता है कि मेरे बच्चे हैं पाकिस्तान में और मुझे उनकी छूट लेनी चाहिए, तो है वो ले सकता है फायदा उसमें से? नहीं, इधर लॉ ये है कि अगर आपने बेनिफिट्स लेनी है तो बच्चे या तो इधर हों या फिर किसी और यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में हों जहाँ पे वो एजुकेशन के पर्पस के लिए गए हों। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में रहती हैं तो ये काफ़ी लोग ऐसे कहते भी हैं कि पाकिस्तान बच्चों को भेज के और बेनिफिट्स लेते हैं, लेकिन जब उनको पता चल जाता है तो उल्टा एक क्रिमिनल केस भी हो जाता है और जितने भी उन्होंने दिए होते हैं वो वापस मांग लेते हैं। ठीक हो गया। वो अभी हम मियां आफ्ताब साहब के पास जाते हैं, इटली। मियां साहब ये बताएं कि जो बाकी बहुत सी दूसरी कंट्रीज हैं, वो इटली में तो वो असेरियो फैमिलियारे भी अब कानून बन गया है कि आप अपनी जो पे स्लिप है उसमें आप ले सकते हो पैसे, ना सिर्फ टैक्स की बचत बल्कि पैसे भी ले सकते हो। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि क्या इसको अपोस्टिलिक जो है वो हमें फायदा पहुंचाएगा इस सिलसिले में? जी, यकीनन फायदा तो पहुंचाएगा। इटली जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे उसका आपको पता है कि अगर कॉन्सुलेट से बच्चों की डिटेल ले लें तो कोर्डिची फिस्काले जो बाकी यूरोप में इंश्योरेंस नंबर है वो मिल जाता है। और अगर आपके पास बच्चों का कोर्डिची फिस्काले है तो ये मैटर ही नहीं करता कि वो कहाँ पे है, आपने डालना है, वो 730 में भी आ जाते हैं, बच्चों को बेनिफिट भी मिलते हैं, पैसे भी लेते जो है वो जिनसियत इंतराते नहीं बनाते ना, वो कहते हैं अब सारे बना देते हैं। पहले तो था कि कुछ वो मिलान वालों ने किया हुआ था प्रेफेक्टूरे के साथ मायदा, तो वो कहते थे कि जी ठीक है आप हमें प्रेफेक्टूरे से टेस्ट करवा दें तो हम कर देते हैं। नहीं, सारे तो नहीं बनाते अभी भी, लेकिन जो पाकिस्तानी वो कहीं ना कहीं से बना देते हैं। और इसी बात को जो आप पहले डिस्कस कर रहे थे, डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड जो ना, पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट है नादरा के हों, हमारे हायर एजुकेशन का जो HRC वाले हों, उस स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के नहीं है। जो पाकिस्तान ने मयार दे दिया है वेरिफिकेशन का, नादरा यहाँ पे कस्तूरे में बैठा हुआ शख्स जो है, बहुत से लोगों की इमिग्रेशन आपको पता है इस वजह से रिजेक्ट हो गया कि वो चेक कर लेते हैं कि प्रूफ आप इटली का दे रहे हैं, ये पासपोर्ट आपने फ्रांस से बनवाया है, यूनान से बनवाया है, तो वो नादरा कस्तूरे वाले चेक कर लेते हैं। बात है क्रेडिबिलिटी की। हमारा जो पाकिस्तानियों का जो मैंने आपको कहा था एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये है कि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करना पड़ेगा। तो हमारे जो इटालियन इदारे हैं वो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट को अच्छे तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि ये 100% ओरिजिनल है, इसलिए कि उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान से बन जाता है। इंडिया का अब कोरोना के दौरान जो वैक्सीन ये सर्टिफिकेट थे कोविड के, इंडिया के एक्सेप्ट हो जाते थे। इंडिया का जो ग्रीन पास है वो एक्सेप्ट हो जाता था, पाकिस्तान का नहीं होता था। हमारा सिस्टम ज्यादा बेहतर है, हमें क्रेडिबिलिटी पे मेहनत करनी चाहिए। और इस सिलसिले में कॉन्सुलेट जो है, एम्बेसी है, वो एक बेहतर किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तानी जो एसोसिएशन, NGO मुख्तलिफ ममालिक में, जर्मनी, स्पेन में काम कर रही हैं, अगर वो इस चीज पे मेहनत करें, जो लोग इस तरह की पाकिस्तानियों की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करते हैं डॉक्यूमेंट के हवाले से, उनकी हौसला शिकनी करें। और ये जो अगर आप उस्तीले का सिस्टम अल्लाह करे, क्योंकि मैन जो काम था वो तो हो गया है, अब लवाजमात ही हैं। और हमारी एक बड़ी खुशकिस्मती है, मैं इजाज प्यारा साहब का ताल्लुक भी बहुत ज्यादा है। इस वक्त वजीर खारजा जो है बिलावल भुट्टो साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है अवामी, जिसमें उसका कारकुन या कोई भी शख्स उनके लीडर से मुलाकात कर सकता है, उन तक अपनी बात पहुंचा सकता है, उनसे उनकी जो डिबेट है वर्कर उनके सामने बात कर सकता है और वो वर्कर की बात सुनते हैं। गुजरात के हवाले से आपके पास कमरुद्दीन कायरा साहब मौजूद हैं, उनको अपने मसाइल बता के या इसकी अफादियत बता के या ये बता के कि इसके आने वाले वक्त में अगर पीपल्स पार्टी का जो वजीर खारजा है बिलावल भुट्टो साहब, वो इस पे इनिशिएटिव ले और इसे जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को ऑथेंटिक और मुकम्मल करे, तो इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फायदा होगा। तो मेरा ख्याल है हमें उस तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि ये प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। बहुत शुक्रिया मियां आफ्ताब साहब। इजाज प्यारा साहब, टाइम खत्म होने वाला है। बड़ी तफसील से हमने ये जानने की कोशिश की कि स्पेन की जो कम्युनिटी है उसको इसका क्या फायदा होगा। जुबैर खान साहब ने बहुत से इल्मी नुकात उठाए कि
जो और मियां आफ्ताब साहब और दीगर दोस्तों का भी इस पर बल्कि इत्तेफाक है कि खाली ये यहाँ तक तो हम पहुंच आए हैं, लेकिन उसको आप यूनिफॉर्म बनाना इन डॉक्यूमेंट्स को कि वो हर जगह पे उनके को मसाइल ना बने, उस हवाले से भी है। और दूसरा आपके लिए जो एक दरिया आगे ना, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो खवातीन है वो नर्सेज वहां पे क्यों नहीं लग रही, क्यों, चलो लड़कों का तो मान लिया कि वो सारा ही मजदूर तबका आ रहा है, लेकिन सारे नहीं आ रहे। अब जो यंग जनरेशन आ रही है उनमें से बहुत से बच्चे जो है वो पढ़ के आ रहे हैं, और मतलब इस हवाले से काफी FSC तक तो तकरीबन सारे ही होते हैं जो जिनकी नॉर्मल नई फैमिलीज आ रही है। जो 90 वाली जो इमिग्रेशन है वो दौर चला गया अब। तो क्या कहेंगे कि अब मैंने ये सवाल करना था एजाजुल हक साहब से, आपसे ही कर लेता हूँ, कौन सा सेंटर पॉइंट होगा जिसको हमने अब टच करना है? ये जो सारे दोस्त बैठे हुए हैं कि हम उनको कहें कि जी आप इसको जरा जल्दी करें, क्या मशवरा देंगे हमें, हम सबको, ताकि हम इसके ऊपर चढ़ाई करके रहें, ये ना हो कि दोबारा ये काम मट्ठा पड़ जाए? देखिए, मैं पाकिस्तान गया हूँ, मैं वजीर ओवरसीज से मैंने मुलाकात की है, मैंने स्पीकर नेशनल असम्बली से मुलाकात की है। वो एक्टिव लोग बैठे हैं, वो करना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल छोटी सी आपको देता हूँ कि एक ये डुप केसेस का मसला बना हुआ था काफी देर से, कुछ तकरीबन 3000 केस पेंडिंग थे, 3000 केस पेंडिंग। मैं बार बार वफाकी मौसब को लिख रहा था, फिर समरी पड़ी हुई थी, कैबिनेट जो काबीना में पड़ी हुई थी, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा मेरा एक मोटिव मिलने का था वजीर ओवरसीज को, मैं उनको कहूं कि ये 3000 लोग जो है वो 605 में उनको पासपोर्ट इशू हो रहे, अगर पासपोर्ट नहीं इशू होंगे तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे रिन्यू करवाएंगे? वो लोगों के डॉक्यूमेंट जाया हो रहे हैं। मैंने वजीर ओवरसीज को मिला, उसने मुझे कहा कि कल हमारी कबीना की मीटिंग हुई है, उसमें ये हमने फाइनलाइज कर दिया। तो एक्टिव लोग हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, जो मियां साहब ने कहा है ना कि आप कस्तूरे में बैठे यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, अब पाकिस्तान का लाइसेंस यहाँ से बैठे हुए ऑनलाइन वेरीफाई हो सकता है, पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये बड़ी तब्दीली आ रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। इजाजुल हक साहब ने जो कहा, इंशाल्लाह ताला 2-3 महीने में ये हो जाएगा। इस पे जो हम खदशात का इजहार कर रहे हैं ना, इस पे सलीम जोर साहब ने बहुत ज्यादा काम किया है, और काम करने के बाद जब तक हमने उनको एक श्योरिटी नहीं दी पाकिस्तान में, अभी तो वो चीजें सामने आएंगी, फिर हमें पता चलेगा। अभी तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल दे दी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं, कि बहुत जल्दी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को खुशखबरी मिल चुकी है, और बहुत जल्दी ये फाइनलाइज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया एजाज प्यारा साहब, बड़ी तफसील से आपने बताया। और ऑब्वियसली ज़ाहिर है अगर ये सदर तक ये बात पहुंच गई है या उसके साइन हो गए हैं, तो अब इससे आगे और क्या पाकिस्तान में हमने जाना है। और इस वाले से मैं कंट्रीब्यूशन जो हुआ है पिछली हुकूमत का उसको भी दाद दूंगा, और जब भी जो है उस पर हम जोर डालते रहेंगे। मैं डॉक्टर साहब आपके फाइनल कमेंट्स मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे आज अंदाजा हुआ है कि ये मसला सिर्फ इटली में नहीं था, बहुत से दीगर ममालिक में था, तो हमारी कम्युनिटी क्यों इसके ऊपर पहले ही कोई मूव नहीं कर रही थी? और अब क्या आप जाएंगे एम्बेसडर के पास कि भाई ये देखो ना, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो आप भी अपनी तरफ से लेटर लिखे, क्या कहेंगे आप? महमूद भाई, ये पाकिस्तानी डियास्पोरा जो है हमारा, ये जो पूरी मतलब यूरोप में फैला, यकीन कीजिए आपकी वजह से मुझे पता चला, हालांकि मैंने पॉलिटिकल साइंस स्टडी की हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ सब्जेक्ट्स मैंने भी पढ़े हुए हैं, मुझे नहीं था अंदाजा कि ये अपोस्टी या जो प्रोफाइल है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे इस मामले में कभी इंटरेस्ट नहीं था। आपकी तरफ से खुशखबरी आई, आपने ये शेयर की, आप सब भाइयों की यहाँ पे स्ट्रगल है, जब प्यारा साहब की जितनी कम्युनिटी अम्बेसडर जादू हक जो चले गए हैं, तो अभी इंशाल्लाह ये चीज आपने हमारे दिमाग में डाल दिया। कम से कम मैं तो नहीं बोलूंगा, ना ही अपनी कम्युनिटी जो है स्पेन में को हम बोलने देंगे, क्योंकि इसमें सबका फायदा है और बहुत ज्यादा फायदा। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम करेंगे, आइडिया आ गया, इसके ऊपर इंशाल्लाह जो ना आहिस्ता आहिस्ता जो ना हथौड़ी मारते रहेंगे इस चीज के ऊपर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब, आप प्लीज आज जाके स्पेनिश में गूगल करके द हेग कन्वेंशन 1961 आजा कन्वेंशन, आजा AJA, ठीक है, उसको आप निकालें, उसको आप प्रिंट करके अपने पास रख लें। मैंने तो ऐसे ही किया था जैसे कोई क्वाल नहीं करता कि जहां पे जाना है, और प्यारा साहब ने भी सेम ही, जिसको मिलना है उसने कहना। और आपको मैं हैरान कुछ बात ये बताऊं कि एजाजुल हक साहब को तो चलो समझ आ गई थी ना, बहुत से लोग एम्बेसडर लेवल के लोग हमसे कहते थे यार हमें समझाओ ये है क्या,
यानी उनको वो कहते हैं हम करने को तैयार हैं, लेकिन कोई हमें बताओ तो सही। बार दफा सोल्यूशन मौजूद होता है लेकिन हम उसको सोल्यूशन को फायदा उठा रहे हैं। तो आप इसको प्लीज प्रिंट निकालें, पढ़ें, क्या इसका फायदा होगा, स्पेन कौन कौन से ममालिक के इसके ऑलरेडी मायदे मौजूद हैं और स्पेन कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा। जुबैर खान साहब के पास जाते हैं। जी जुबैर खान साहब, क्या समझते हैं कि अब हमें क्या इस हवाले से करना चाहिए स्टेप, जो आप जो 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 खदशात आपने जाहिर किए, उमर डार साहब ने किए, तो ऑब्वियसली जब इस लेवल पर हुकूमत कोशिश कर रही है तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो जो चीजें हैं उनको ज़हन में रखा जाया होगा। और अगर जर्मनी कल को ऐसा को करता है तो उस वक्त कम्युनिटी क्या कर सकती है, या हम कैसे अपनी हुकूमत की मदद ले सकते हैं? जी, देखिए हम पाकिस्तान गवर्नमेंट तो वैसे ही अपना काम कर रही है और आगे भी लेके चलेगी। हम भी इधर बैठ के पीओएफ के प्लेटफॉर्म से आगे जर्मन अथॉरिटीज़ को भी ये सिग्नल देंगे कि ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि इधर लोकल गवर्नमेंट या फिर जो फॉरेन ऑफिस है उनको ये इत्तला तो मिल ही गई होगी कि ये नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान भी साथ शामिल हो रहा है। तो लेकिन क्योंकि हमारा भी डेली बेस पे कांटेक्ट है फॉरेन ऑफिस के साथ, जर्मन एम्बेसी के साथ इस्लामाबाद, जर्मन कॉन्सुलेट के साथ कराची में, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आगे उनको भी इस चीज़ का बताया जाए कि इतनी भी डॉक्यूमेंटेशन उधर पाकिस्तान की गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोशिश हम करेंगे आगे भी कि कोई ऑब्जेक्शन ना आए या फिर हमारी आवाज़ उठे, कम्युनिटी की उठे, और ये साथ में जो इश्यूज हैं हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को वो आगे रखे जाएँ, खास करके जर्मन गवर्नमेंट के आगे, कि अगर वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि इधर पुराने जर्मन शहरी भी हैं, जर्मन नेशनल भी हैं, उनके लिए भी ये और नुकसानदेह है कि अगर ये ऑब्जेक्शन उठाया गया तो। बहुत शुक्रिया मियां आफ्ताब साहब, आपका फाइनल कमेंट्स इस पर। एक तो बहुत बड़ी ये न्यूज़ है इस हवाले से, कम्युनिटी इटली को हम क्या आप बता सकते हैं कि बहुत जल्दी उनके मसाइल हल होने वाले हैं, क्योंकि खासतौर पर जो सिटीजनशिप है उसके लिए, और जो बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनको सिटीजनशिप मिल गई हुई है लेकिन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो नहीं हो रहा रजिस्टर, और इटली का लॉ ये कहता है कि अगर निकाहनामा रजिस्टर नहीं है तो बच्चों के पासपोर्ट में भी मसला है, यानी बच्चों जो पासपोर्ट आपको मिल गया लेकिन वो लेने में और न्यू करवाने में भी मसला है। क्या कहेंगे आप अपने फाइनल कमेंट्स में? सॉरी जी, एक तो ये है चौधरी साहब के हमें इस पे मुसलसल प्रोग्राम करने होंगे, और मेरा तो रोजाना का वास्ता पड़ता है इटली में शायद वो प्रॉब्लम ना हो जो स्पेन और जर्मनी के जुबैर साहब और उमर डार साहब ने कही है। यहाँ पे साउथ अमेरिकन और ईस्ट यूरोप के जितने लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट के मैं खुद लेके जाता हूँ, कोई भी खास करके बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या अदालत के कोई डॉक्यूमेंट है तो वो कमूने वाले सिर्फ अपोस्तिले लिखा हुआ देखते हैं कि स्टैंप लगी है, एक्सेप्टेबल होता है। तो पाकिस्तानी जो इटली में रहते हैं, एक तो उनके बहुत सी मुश्किलात, खास करके बर्थ सर्टिफिकेट जो नेशनलिटी के हवाले से है, निकाहनामे के हवाले से, उसकी तालीम के हवाले से, वो कमूना डायरेक्ट एक्सेप्ट करेगा। और उमर डार साहब ने कहा है इसके आपका ये पॉइंट बिलाशुबा आपने रेज किया था, और उसके बाद जिस तरीके से आपने, इजाज प्यारा साहब ने, जज्बा की टीम ने मेहनत की है, ये अगरचे मसाइल जो है वो 122 ममालिक के जिन्होंने साइन किए वहां पे पाकिस्तानियों के हल होंगे, लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली को जानता है। जिस तरीके से आपने मुसलसल लिखा, हर प्रोग्राम में इस पे बात की, इटली की जो हमारी लीडरशिप कह सकते हैं या सेकंड टीयर लीडरशिप जो है वो आजा कन्वेंशन 61 से आगाह है और उन्हें इसके फायदे का भी पता है। सिर्फ हमें थोड़ा सा इसको जिंदा रखने और तरीकाकार के लिए 2, 4, 6 प्रोग्राम और करने होंगे। और ये मेरी इटली की कम्युनिटी की तरफ से आपसे दरख्वास्त है, इजाज प्यारा साहब से भी, कि कम अज कम ये 2-4 महीने, 1 वीक या 10 दिन में एक आध प्रोग्राम इस पे जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मियां आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया उमर डार साहब, आप स्पेन से तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया जुबैर खान साहब, इजाज प्यारा साहब। जैसे पहले भी कहा कि ये एक संगे मील था जो एक करीब तरीन हम पहुंचे हैं, और इंशाल्लाह 2-3 महीने में अगर हो जाता है तो ये इस लिहाज से सर्टिफिकेशन के हवाले से जरूरी हो जाएगा। लेकिन मैं दोबारा ये कहूंगा कि हमें कम्युनिटी को फाल रखना है और सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकना, और बहुत से ऐसे
मसाइल हैं, जैसे हमारे लोग उनके पास दुबई का और सऊदी अरब का और बहुत से ममालिक में वो ट्रक चलाते हैं, बड़े हैवी किस्म की हाईली पेड जॉब्स हैं, लेकिन जब वो इन ममालिक में आते हैं तो हमारा जो है वो लाइसेंस ही एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये जो खाली जो हम क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो खाली क्वालिफिकेशन से मतलब तालीमी क्वालिफिकेशन नहीं होती, आपकी जो एक्सपर्टी है, आप मतलब अगर बड़े अच्छे कुक हैं, आप बड़े अच्छे ड्राइवर हैं, और अगर आपको उस तरह की जॉब नहीं मिल रही या आपकी कम्युनिटी पीछे रह रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन ममालिक में मौजूद लीडरशिप से तो है ही, लेकिन उन ममालिक में मौजूद हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए भी। तो आई होप के वो एजाजुल हक साहब के से और चौधरी मंजूर साहब से और सलीम जौहर साहब से इस तरह की चीज़ों को लेसन लेंगे और कोशिश करेंगे कि इन ममालिक में दीगर माहे भी जो है वो साइन करवा देंगे। अपना अपने अजीज़ व कारब का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।